हाँ। यस। सो ठीक है, तो अब जो है हम सोवरेनिटी जो प्रियम्बल में मेंशन किए गए की कॉन्सेप्ट्स है, की आइडियल्स है, ठीक है, उनको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपको वर्ड इसमें मिलता है ना, वो सोवरेनिटी मिलता है। और इंडिया में नेचर ऑफ सोवरेनिटी कैसा है रोहित? कौन सोवरेन है? ये क्या हो रहा है, कौन है ये? ठीक है, सर स्क्रीन इंडिया। स्क्रीन हाँ स्क्रीन सर। हाँ, अच्छा स्क्रीन स्क्रीन। शो। अच्छा स्क्रीन शो नहीं की है, ओके एक मिनट रुकना। ठीक है, ओके। तो इंडिया में नेचर ऑफ सोवरेनिटी क्या है, कौन सोवरेन है इंडिया में? सर वी द पीपल वी ऑफ द इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें प्रियम्बल से पता चलता है कि सोवरेन कौन है। ना पार्लियामेंट सोवरेन है, ना कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, ना सुप्रीम कोर्ट सोवरेन है, ठीक है। हु इज सोवरेन? वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरेन। हु इज सुप्रीम इन इंडिया? सर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया, है ना। ये मैंने उसमें अलग से इस कोर्स में एक्सप्लेन उसमें किया भी हुआ था, पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का। जब भी आपसे पहले सवाल, है ना, पहले सवाल आए, ठीक है, इससे पहले सोवरेनिटी को समझ लेते हैं एक्चुअली, कि सोवरेनिटी क्या है, उसके बाद हमें सुप्रीमेसी और सोवरेनिटी के बीच का डिफरेंस, है ना, उसका आइडिया लगेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का। देखो ट्रेडिशनली जो सोवरेनिटी का आइडिया है, ट्रेडिशनल सोवरेनिटी का आइडिया क्या था, कि सोवरेन कोई एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड पावर विल्ड करेगा, एब्सोल्यूट पावर उसके पास होगी, सुप्रीम पावर उसके पास होगी, जिसे कभी चैलेंज किया ही नहीं जा सकता है। सोवरेनिटी का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये था। इसमें कई ट्रेडिशनल स्कॉलर्स रहे, जैसे, है ना, बोदिन का इसमें बड़ा नाम आता है, बोदिन का नाम। बोदिन एक तरीके से मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी देता था। बोदिन का कहना था कि सोवरेनिटी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, एक राजा के पास होनी चाहिए, एक स्टेट, एक इंस्टीट्यूशन के पास होनी चाहिए, वो डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? और बोदिन ने सोवरेनिटी को किस तरीके से डिफाइन, है ना, खैर इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि GS2 के लिए हमें बोदिन को उतना नहीं जानना है। एटलीस्ट ये समझो कि ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ सोवरेनिटी कैसा था, मोनिस्टिक आइडिया, नंबर वन। कैसा आइडिया था? मोनिस्टिक आइडिया, कि एक स्टेट के पास, एक राज्य के पास, एक इंस्टीट्यूशन के पास एक ऐसा अधिकार होना चाहिए जो अनचैलेंज्ड हो, कोई उसे चैलेंज ना कर पाए, तभी जाकर के वो जस्टिस डिलीवर कर पाएगा। ऐसे ही बीच में फिर, है ना, ऐसे ही बीच में कुछ और स्कॉलर्स आए, जैसे थॉमस हॉब्स आया। थॉमस हॉब्स आया। हॉब्स ने अपनी, है ना, अपनी एक कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दी। इसके बारे में सुना है, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में? हेलो रोहित तोड़कर वगैरह। हॉब्स ने कानून की एक ऐसी व्याख्या करी कि कानून कौन होगा। हॉब्स ने कहा कि लॉज इन जनरल आर नॉट काउंसिल्स बट कमांड्स। ये उसकी स्टेटमेंट थी कि कानून क्या है। कानून, कानून डिस्कशन नहीं है, कानून कहीं से राय लेना नहीं है, वो काउंसिल नहीं है, कानून काउंसिल नहीं है, कानून एक कमांड है। और उसके पीछे, उस कमांड के पीछे कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि हर कंडीशन में उस लॉ को, उस कानून को अप्लाई कर सके। हॉब्स के अनुसार अगर राज्य हटा दिया जाए, अगर स्टेट ऑफ नेचर लाया जाए, अगर स्टेट ऑफ नेचर लाया जाए, स्टेट ऑफ नेचर, तो स्टेट ऑफ नेचर में इंसान कैसा होगा, कैसा होगा रोहित? स्टेट ऑफ नेचर में सर ना, इंसान, हाँ सर सेल्फिश, नास्टी, हाँ, बुश, ब्रूटिश, पुअर। ब्रिटिश, तो स्टेट ऑफ पुअर। नेचर में इंसान कैसा होगा? सेल्फी, नास्टी, पुअर, ब्रूटिश, सेल्फ इंटरेस्टेड, पावर हंग्री पीपल, है ना, ड्रिवन बाय द फिजिकल ग्रीड। इस वजह से क्या होगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनको एक्सप्लॉइट करने वाले इंसान अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी जिसमें, जिसमें देयर विल बी अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम एवरीवन एल्स, to protect everyone from everyone else, we need an all powerful state which can implement the laws through its commands.
To protect everyone from everyone else, we need an all-powerful state to guarantee the right to life. उसका मेन कंसर्न था राइट टू लाइफ, टू गारंटी राइट टू लाइफ टू एवरीवन एल्स. फॉर दैट every person has to surrender all of their liberties, all of their individual freedoms to the state. और स्टेट का नाम उसने क्या रखा? स्टेट का नाम उसने लेवियाथन. उसने कहा कि हमें ऑल पावरफुल लेवियाथन बनाना है जिसके पास सारी शक्तियां हो, ताकि वो सभी की राइट टू लाइफ, है ना, बचा सके इस वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल से, इस ग्रीड से. समझ रहे हो? तो ये था बोदिन और हॉब्स का आइडिया ऑफ सोवरेनिटी. लेकिन फिर क्या हुआ? फिर मॉडर्न लिबरल लोग आए. फिर आए ऐसे लोग जैसे R.M. मैकाइवर आया, है ना, है ना. ये इनके स्कॉलर के नाम जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस रेफरेंस दे रहा हूं. जैसे लास्की आया, जे लास्की, हेरोल्ड जे लास्की. जैसे T.H. ग्रीन आया, T.H. ग्रीन. इन लोगों ने क्या दिया? इन्होंने दिया प्लूरलिस्टिक आइडिया ऑफ सोवरेनिटी. इन्होंने कहा कि नहीं यार, स्टेट ना एक इंस्टीट्यूशन है. स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन अमंग इंस्टीट्यूशंस, and like all other institutions, state has to justify its presence. State is like a machine. इसी को कहते हैं mechanistic theory of state. State is like a machine which has to fulfill all its tasks. तो टास्क बेस्ड एक स्टेट की उसने डेफिनेशन दी. तो स्टेट को अपनी रेलेवेंस जस्टिफाई करते रहना पड़ेगा. और जो पावर है वो सिर्फ स्टेट के पास नहीं है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास है, फ्रेगमेंटेड है पावर. तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट धीमे धीमे ऐसे ऐसे इवॉल्व हो रहा है. और अब नए तरीके की सोवरेनिटीज आ रही है. जैसे अब नए तरीके की सोवरेनिटीज क्या है? जैसे अब डिजिटल सोवरेनिटी की बात हो रही है ना, डेटा सोवरेनिटी की बात है ना, डेटा सोवरेनिटी की बात हो रही है. अब बात किस चीज की होती है? अब बात पॉलिटिकल सोवरेनिटी की नहीं होती है. अब बात किस चीज की होती है? पॉलिसी सोवरेनिटी की Religion बात से होती है ना. अब बात पॉलिसी सोवरेनिटी की बात होती है. अब बात होती है कि भाई कहीं IMF अपने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू कहीं किसी कंट्री को ऑप्रेस तो नहीं कर रहा है. जैसे अब बात इस चीज़ की हो रही है कि जो एप्पल है, एप्पल भाई, एप्पल ने रवांडा में ब्लड मिनरल्स के, है ना, हाँ, वो जो एक्सप्लॉइटेशन है युगांडा में, युगांडा रवांडा वगैरह, आई थिंक वहाँ पे कहीं ब्लड मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि रेयर अर्थ हैं, और उनको उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए या फिर उनको माइन करने के लिए लोगों की जानें जा रही है वहाँ पे. वो इतने खतरनाक है. जैसे ब्लड डायमंड होते हैं ना, ब्लड डायमंड, समझ रहे हो? बच्चे जाते हैं उन खानों में, रेड होल माइनिंग होती है कई बार कोयले की और इनकी क्या कहते हैं, डायमंड्स की. रेड होल माइनिंग समझे हो? कि माइन ऐसी है और चूहे बन के छोटी छोटी माइंस में अंदर इंसान घुस रहा है, ऊपर से कई बार माइंस धंस जा रही है, बहुत सारे लोग इसमें जान गंवा रहे हैं. इसीलिए उन उन डायमंड्स को क्या कहा जाता है? उन्हें ब्लड डायमंड कहा जाता है ना. अरे ब्लड बैन क्या अरे हुआ? बैन है ना इंडिया में हाँ, ब्लड डायमंड रेड हर होल माइन. जगह बैन है. इसके लिए एक प्रोसेस बनाया हुआ है, किम्बरले प्रोसेस, है ना, किम्बरले प्रोसेस. कभी भी पूछे तो ब्लड डायमंड इस तरीके की जो माइनिंग है, रेड होल माइनिंग, इंडिया में भी बैन है, उधर भी बैन है, हर जगह. हालांकि ये फिर भी चलती है. ऐसे ही ब्लड मिनरल्स का आजकल चला हुआ है ना. तो एप्पल जैसी कंपनियां इन्फ्लुएंस कर रही है उन्हें कि भाई अगर आप, है ना, आप, है ना, एक तरीके से पॉलिसी उनकी इन्फ्लुएंस कर रही है. कंट्रीज में गवर्नमेंट तक वो बड़ी कंपनियां चेंज करे जा रही है. तो अब डिजिटल सोवरेनिटी की बात हो रही है, अब पॉलिसी सोवरेनिटी की बात हो रही है, साइबर सुरक्षा की बात हो रही है ना. इस तरीके की सोवरेनिटी की बात हो रही है. सोवरेनिटी का चैलेंज अब क्या हो गया है? अब किसी स्टेट की सोवरेनिटी के लिए दूसरा स्टेट चैलेंज नहीं है. अब बड़ा चैलेंज क्या है? असीमेट्रिक एक्टर्स. असीमेट्रिक एक्टर्स असीमेट्रिक एक्टर्स वो क्या होते हैं? असीमेट्रिक एक्टर्स माने कुछ आपके टेरर थ्रेट्स हुए, टेरर, है ना, टेररिस्ट जो हुए, ये असीमेट्रिक एक्टर्स हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू नो वन. इंटरनेशनल NGOs हुए, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू नो वन.
International NGOs, they are roaming around almost in every country and halting their progress sometimes. फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंडिया में रिपोर्ट है कि देयर आर मैनी NGOs in India which are internationally funded. FCRA regulations are being misused for that. FCRA funds are being misused for that. And the countries which see India as developmental as a developmental rival, those countries are trying to influence India's developmental progress. वो हॉल्ट करते हैं एनजीओ, कोई जाकर के कहीं पे प्रोटेस्ट करवा देंगे, है ना, कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में कोई किसी तरीके से, है ना, लॉगर हेड्स क्रिएट कर देंगे, कुछ भी करके, है ना। तो अब सोवरेनिटी के लिए क्या चैलेंज है? ये चैलेंज है, नेचर ऑफ सोवरेनिटी कैसी हो गई है? लिक्विड हो गई है, लिक्विड हो गई है। पार्लियामेंट सब सोवरेन नहीं रही, है ना, पार्लियामेंट सब सोवरेन नहीं रही, उन पे लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है पार्लियामेंट की सोवरेनिटी पे इंडिया में, बताओ। हेलो सर सुप्रीम Constitution. कोर्ट में जो गुड। हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, सही बात है। पार्लियामेंट के लॉज इंडिया में चैलेंज किए जा सकते हैं। तीसरी लिमिटेशन बताओ। सर तीसरा सर सर ये इंटरनेशनल ये एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, गुड। सेवंथ शेड्यूल, है ना, कि भैया स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है क्या? नहीं, दैट मीन्स पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन। आगे बोलो चौथा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एक्सेट्रा ठीक है ना। सर हाँ बोलो। और इंटरनेशनल ट्रीटीज वही हो गया ना? हाँ, वही हो गया, वही हो गया। और बताओ, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के लिए सोचो, और क्या अभी आज के दौर में लिमिटेशन है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे? भाई, किचन कैबिनेट का एवोल्यूशन होना। किचन कैबिनेट, कोई लॉ पास हो रहा है, कहीं डिबेट हो रही है क्या लॉ में, है ना। देयर वॉज ए रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या, ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो 17th लोकसभा थी, इसमें सिर्फ 17% बिल ऐसे थे जो कि कमेटियों को रिकमेंड किए गए, और 33% से ज़्यादा ऐसे बिल थे जो 1 घंटे की डिस्कशन के अंदर पास हो गए, है ना। वो ट्रिपल तलाक बिल सुबह इंट्रोड्यूस हुआ, शाम को पास। J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल सुबह इंट्रोड्यूस हुआ, शाम को पास। दैट मीन्स मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट्स आर थ्रेट टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। द वॉइस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इज नॉट रिस्पेक्टेड इन अ मेजोरिटेरियन क्लाउड। समझ रहे हो? तो ये कुछ है यस ना, सर। ये दैट मीन्स जो सोवरेनिटी है ये बहुत फ्रेगमेंटेड है। थोड़ी लोगों ने शेयर कर रखी है, थोड़ी एनजीओज ने, थोड़ी किसी और ने, डिजिटल सोवरेनिटी थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने, थोड़ी गवर्नमेंट ने, थोड़ी कैबिनेट ने। तो सोवरेनिटी आज के दौर में क्या हो गई है? अब ये फ्रेगमेंटेड हो गई है। इसीलिए जेलिनेक ने क्या बोला? जेलिनेक ने बोला कि भाई नहीं नहीं, सोवरेनिटी ये सब नहीं है, सुप्रीम एब्सोल्यूट अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है सोवरेनिटी। वो क्या है? सोवरेनिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टेट in virtue of which it cannot be legally bound except by its own will or limited by any other power than itself. जेलिनेक ने कहा कि ठीक है, ठीक है कि स्टेट के पास अल्टीमेट पावर है, लेकिन स्टेट अपनी विल के अकॉर्डिंग अपने ऊपर लिमिटेशन लगा सकता है। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ? सोवरेनिटी का मतलब एक ऐसे स्टेट से हुआ जिसके पास अल्टीमेट पावर होगी और जिससे बाहर से या भीतर से कोई लिमिटेशन नहीं होगी तब तक, जब तक वो खुद पे खुद लिमिटेशन इंपोज करना स्वीकार ना करे। जैसे ये जो लिमिटेशन है, ये संविधान के थ्रू भारतीय राज्य ने खुद एक्सेप्ट किया है। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने पावर दी है, भारत के संविधान ने। समझ रहे हो? तो सोवरेनिटी के कुछ ये एलिमेंट्स है, ट्रेडिशनल और जो नए सोवरेनिटी, एक बार पढ़ लेना, है ना, ऐसे आइडिया लेने के लिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज क्या कहते हैं सोवरेनिटी के बारे में? केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में जो सोवरेनिटी है भाई, ये एब्सोल्यूट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है, किस चीज़ की? बेसिक स्ट्रक्चर की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स।
तो अगर सोवरेनिटी एक्सरसाइज करनी है सरकार के किसी हिस्से ने, जो कि लोगों के पास सोवरेनिटी अल्टीमेट अथॉरिटी, लेकिन लोगों ने वो अथॉरिटी किसे दे रखी है? सरकार को दे रखी है। तो अगर सरकार ने वो एक्सरसाइज करनी है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉलो करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ये वही केस है ना जो हमने अभी डिस्कस किया। इसमें दो चीजें क्या क्या हुई बताओ रोहित। सर पहला तो सर ये हुआ था कि इलेक्शन वॉइड हो गया था ये, ठीक है। और दूसरा सर जो 39th ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था इसको नलीफाई कर दिया था। और थर्टी तब कहा नाइन्थ था कि ये गुड। हाँ कि ये पॉपुलर सोवरेनिटी इसके कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स में गुड वो गुड गुड ऑपरेट गुड करनी गुड चाहिए। गुड 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 है ना, बढ़िया। 39th सोवरेनिटी से, हाँ बताओ सत्यम, 39th सोवरेनिटी से किन किन के इलेक्शंस को आउटसाइड ऑफ जुडिशियल रिव्यू रखा गया था बताओ। सर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और और सर प्रधानमंत्री, हम्म। और सर वो जो सर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर, सर हाँ ओम गुड बिरला। गुड 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 है ना। इनके इलेक्शन को 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है बाहर रख दिया गया था, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस थे उन्हें भी वॉइड डिक्लेयर किया गया और 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी नलीफाई कर दिया गया। साथ में ये बात कही कि पॉपुलर सोवरेनिटी ठीक है, लोगों के जो जनमत है, जनमत का सम्मान है, लेकिन विल ऑफ द पीपल विल ऑल्सो फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, है ना। अगली बात, एसआर बोम्मई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि सोवरेनिटी इन इंडिया कैसी है, ये नंबर वन सेकुलर नेचर की होनी चाहिए और फेडरल नेचर की है, और सेंटर अपनी मर्जी से आकर के स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है ये क्लेम करते हुए कि मैं सोवरेन हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है आरसी पौद्याल केस। ये एक्चुअल में ये जो सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे रिलेटेड एक केस था, ये आरसी पौद्याल केस है ना उस टाइम का, है ना। तो आरसी पौद्याल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि इंडिया में जो टाइप ऑफ सोवरेनिटी है ये पॉपुलर सोवरेनिटी फॉलो करती है, लोग सोवरेन है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर किया है कि मैं सोवरेन नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट भी सोवरेन नहीं है, कौन है? लोग सोवरेन है। ये बात हमें कहां से पता चलती है? नंबर वन यहां से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इधर से वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से पता चलती है। दूसरी बात, केशव नंद भारती जजमेंट के इस पार्ट से पता चलती है कि पॉपुलर सोवरेनिटी, इंडिया सोवरेनिटी मस्ट बी अंडर, सॉरी, इंदिरा गांधी नेहरू केस से कि पॉपुलर सोवरेनिटी मस्ट बी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। तीसरा आरसी पौद्याल केस में तो एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया फॉलोज द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट मीन्स हु आर सोवरेन इन इंडिया, पीपल आर सोवरेन इन इंडिया। फिर चैलेंजेस क्या है, मॉडर्न डे चैलेंजेस, वही कि लिक्विडेशन ऑफ सोवरेनिटी कैसे हो रही है आज के दौर में इंडिया में खास तौर पे। कुछ इंटरनल चैलेंजेस है, जैसे इंसर्जेंसी हुआ, है ना, उल्फा हो गया, ये देखो आपकी GS3 के लिए भी है। GS3 में इंसर्जेंसी पे अलग से चीज़ें आती है, इतना फैक्ट लिख दो, ये फैक्ट रट लो ना, GS3 का एक आंसर बन जाता है, इतने ही फैक्ट डाले जाते हैं उसमें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या है ना, आजकल हमारा क्या मिशन है, 2026 मार्च तक हम क्या चाहते हैं? हेलो, हम चाहते हैं जो रेड कॉरिडोर है वो साफ हो जाए, है ना। जो जो नक्सल वो, है ना, जो नक्सलाइट्स हैं इंडिया में, मार्च 2026 हमारा टारगेट है आज के दौर में। इसके लिए हमने एक समाधान इनिशिएटिव निकाला है, समाधान इनिशिएटिव, समाधान इनिशिएटिव। ये उस टाइम पे इशू हुआ था जब राजनाथ सिंह जी उस टाइम पे होम मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके कुछ हिस्से हैं जैसे स्मार्ट लीडरशिप हो गया, है ना, एंगेजमेंट विद द पीपल इन्वॉल्विंग द आर्म्ड फोर्सेज एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों को जो है डेवलप करना, मतलब हार्ड पावर सॉफ्ट पावर दोनों का यूज़ करना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, इसे समाधान इनिशिएटिव कहा गया है, राइट। तो MHA क्या कहता है कि 80% डिक्लाइन हुआ है अभी रिसेंटली, जो भी एक्टिव कार्डर्स हैं, हाँ, ठीक है, इसके क्या कहते हैं, नक्सलवाड़ी मूवमेंट के। तो इंसर्जेंसी जो है एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे लिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना, जैसे 25, हाँ, ऑपरेट्स इन अराउंड 25 से 30 डिस्ट्रिक्ट इतने बचे हुए हैं आजकल, है ना, जो जिसमें कि आजकल अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म चलता है। ये 80 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे 2022 में, 23 में इतने कम हो गए, 26 में हम एम कर रहे हैं कि साफ़ ही हो जाए।
समझ रहे हो? जैसे ये जो नक्सलबाड़ी मूवमेंट कैसे है सोवरेनिटी के लिए एक चैलेंज। जन अदालत चलती है भाई इनकी यहाँ, है ना? जहाँ भी नक्सल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। कभी देखना इस पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखना। छत्तीसगढ़ में उन्होंने लाल वो बना के रखे हुए हैं, लाल पिलर्स, है ना? किसी ने देखे हैं वो ऐसी चीज़ें? जंगलों में उन्होंने लाल मार्क्सवादी पिलर बना के रखे हुए हैं टू शो द सिंबल ऑफ देयर अथॉरिटी। जैसे अशोक के पिलर थे वैसे सीमेंट के पिलर बना रखे हैं उन्होंने। वहाँ पे वो जन अदालत लगाते हैं और लोग वहाँ पे वोट करते हैं, फैसला करते हैं किसी ने अगर क्राइम किया है तो इसे मारा जाए या नहीं। तो पब्लिकली वहाँ पे ऐसे फैसले होते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, जैसे आईएसआईएस के मॉड्यूल्स केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना में बस्ट हुए थे, है ना? 2000, हाँ, है ना, 2020 की जो दिल्ली में जहांगीरपुरी की हिंसा हुई, कम्युनल एथनिक वायलेंस, 2020 में जहांगीरपुरी की हिंसा, मणिपुर में ये जो क्राइसिस है, ये इंडिया की सोवरेनिटी के लिए, इंटरनल सोवरेनिटी के लिए खतरा है। ये GS3 के लिए भी इतना ही कंटेंट है, समझ रहे हो? यही आ जाएगा उसमें। सेपरेटिज्म इन कश्मीर, है ना? लश्कर तोयबा तोयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद वगैरह हो गया, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा हुआ, ओवरग्राउंड वर्कर्स हुए, है ना? ये और ज़्यादा चैलेंज है ओवरग्राउंड वर्कर्स इंडिया की सोवरेनिटी के लिए, क्योंकि इनका पता भी नहीं चलता है। स्लीपर सेल्स, ये सब चीज़ें, है ना? 67 इंसिडेंट्स वर रिकॉर्डेड ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बाय MHA। तो ये ऐसा डेटा आप लिख सकते हैं। इलीगल माइग्रेशन हमारी इंटरनल सोवरेनिटी के लिए चैलेंज है भाई, है ना? क्यों? क्योंकि वो जो सिटीजन नहीं है, अगर वो इलीगली इमिग्रेंट बन करके वो बेनिफिट ले रहे हैं, कोई भी आकर के सिटीजन्स का राइट टू वोट या फिर वो जो राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, अगर वो कोई भी माइग्रेंट आकर के लिए जा रहा है, दैट मीन्स कि कोई हमारे स्टेट में पेनिट्रेट कर रहा है। इंडियन स्टेट बनाता कौन है? उसमें इमिग्रेंट नहीं आते हैं। जब भी आपको स्टेट, है ना, जब भी आपको स्टेट के 4 हिस्से बताने हो, जिसमें आपका एक टेरिटरी आता है, जिसमें आपकी एक सोवरेन गवर्नमेंट आती है ना? हाँ, एक सोवरेनिटी आती है, एक गवर्नमेंट आती है और एक पीपल आते हैं, समझ रहे हो? तो और वो जो, पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन आती है, वो पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं होगी, वो पॉपुलेशन सिर्फ सिटीजन्स आते हैं। इंडियन स्टेट का हिस्सा सिर्फ सिटीजन है। इसलिए जो, है ना, जो फॉर एग्जांपल जैसे आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए क्यों दिए गए हैं? वाई? बिकॉज दे आर फुल मेंबर्स ऑफ स्टेट। समझ रहे हो? है ना? यस सर। हाँ, क्या बोल? आर्टिकल 19। हाँ, 19 भी है, वो मैंने बाद में लिखा है इसमें। एक मिनट, ये मिटा देता हूँ इधर से। ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, करप्शन, हाँ, ये भी एक, वो जैसे आपके वो हो गया, क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गया, ये हमारी फाइनेंशियल सोवरेनिटी के लिए एक खतरा है, इंटरनल खतरा है। ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस है हमारे लिए, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, गलवान का क्राइसिस, ये सब चीज़ें, ये एक्सटर्नल थ्रेट है ना सोवरेनिटी के लिए, है ना? चाइना की क्या कहते हैं, सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी, नाम सुना है इसका? सलामी स्लाइसिंग, यस सर। क्या है ये? सर यही कि मतलब एक्शन इतना करूँ कि मतलब सामने वाला कंफ्यूज रहे कि हाँ, इसके लिए काउंटर बैक करे या नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक सलामी, इंच सलामी वो देखी करना। है कभी? सलामी, सलामी ना एक मीट का, आई थिंक मीट का टुकड़ा होता है क्या, है ना? ऐसी होती है। हाँ सर, मीट के पतले पतले स्लाइसेस हाँ कुछ बस, काट के। इसके बिल्कुल पतले पतले एक एक करके स्लाइसिस काटे जाते हैं और फिर वो बेचे जाते हैं। ऐसे ही चाइना क्या कह रहा है, चाइना करता है कार्टोग्राफिक इन्वेजन, धीमे धीमे करके, है ना? धीमे धीमे करके, पहले वो इतना कर लैंड लेगा, फिर बोलेगा कि ये अगला भी हमारा है, फिर बोलेगा अगला भी हमारा है, अगला भी हमारा है, ऐसे ऐसे करके वो बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना? सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहला आता है उसका कार्टोग्राफिक इन्वेजन। कार्टोग्राफिक इन्वेजन, कार्टोग्राफिक इन्वेजन क्या हुआ बताओ? सर हाँ, सर 5 फिंगर पॉलिसी इसी को कहते हैं हाँ, क्या? नहीं, 5 फिंगर पॉलिसी उसकी अलग है भाई। 5 फिंगर्स उसके आता है ऊपर,
से लेकर के, जैसे ये मान लीजिए इंडिया का बॉर्डर हुआ, ठीक है, तो चाइना क्या मानता है कि ये मेरा एक हाथ है, ठीक है, हाथ क्या है, जो अपना तिब्बत है ना, तो हाँ ये मेरी पाम है, यहाँ से 5 फिंगर निकाली हुई है उसने, एक अपना एयर, ये जो लद्दाख का एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है जो उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर भी दिया हुआ है आधा, तो एक फिंगर ये है, दूसरी फिंगर उसकी थोड़ा इधर जो, हाँ ठीक है, उसके इस नेपाल के साथ भी थोड़े डिस्प्यूट्स हैं, है ना, तो जो वेस्टर्न अरुणाचल नेपाल है, हाँ, प्रदेश। काला पानी वगैरह वहाँ इंटरवीन करता रहता है। तीसरी फिंगर वो मानता है कि भूटान भी मेरा हिस्सा है। चौथी फिंगर वो मानता है कि अरुणाचल भी मेरा हिस्सा है। पांचवी फिंगर वो इधर डाल के अपना वो कहता है कि ये जो ताइवान है ये वन चाइना पॉलिसी का ही हिस्सा है। ये अलग है। कार्टोग्राफिक इन्वेजन क्या होता है? कार्टोग्राफिक इन्वेजन है, चाइना सबसे पहले इन्वेड करने से पहले क्या करता है, वो अरुणाचल तो को अपना हिस्सा बताएगा, वो नेपाल को अपना हिस्सा बताएगा। जैसे वो है ना केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली ने बोल दिया एक दिन की अयोध्या नेपाल का हिस्सा था है ना, क्योंकि जनकपुरी से इधर है ना वो जो हुई है शादी वादी हुई है राम और माता सीता की, तो केपी शर्मा ओली ने एक बार ऐसे ही बोल दिया था कि पूरा है ना, वो फिर मीम बनने लग गए कि कल को ये बोलेगा अमेरिका भी नेपाल में है। ऐसे कार्टोग्राफिक इन्वेजन पहले चाइना करता है, पहले वो मैप में शो करेगा कि भाई, है ना, कि भाई ये मेरा हिस्सा है, फिर वो वहाँ पे धीमे धीमे सलामी स्लाइसिंग करना शुरू करेगा। तो ये जो स्ट्रेटजीज है उसकी, ये हमारे लिए एक इंटरनल, ये हमारे लिए एक एक्सटर्नल चैलेंज है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, रोहिंग्या का इन्फ्लक्स वगैरह हो गया, ये हमारे लिए एक चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है भाई ये, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो रोहिंग्या या फिर कोई भी एक्सटर्नल जो माइग्रेशन हो, या तो वो डेमोग्राफिक सोवरेनिटी को डिसरप्ट कर देंगे हमारी, डेमोग्राफिक बैलेंस जैसे डिसरप्ट होगा, स्टेट सिस्टम्स फेल होने लगेंगे, इनस्टेबल गवर्नमेंट्स आना शुरू हो जाएगी, उससे हमारी पॉलिटिकल सोवरेनिटी की कॉम्प्रोमाइज तो हो रही है ना। मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो चाइना की जो स्ट्रेटजी है, ग्वादर में, हम्बन तोता में, जिबूती में इसने अपने बेसिस बना रखे हैं, ये हमारे लिए एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हैं। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी एक नया डोमेन निकला हुआ है। जैसे जितने भी सेमीकंडक्टर इंडिया में है 94%, 95%, मोर देन 90% वो हम इंपोर्ट ही करते हैं। फिर पॉलिसी सोवरेनिटी का एक इशू है कि जैसे डब्ल्यूटीओ हुआ, आईएमएफ हुआ, है ना, डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हमारी पॉलिसी पे लिमिटेशन लगाता है ना, कि भाई हम एक सर्टेन लेवल से ऊपर एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं दे सकते। आईएमएफ का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जो 1991 में हमने लोन लिया, तो उस लोन्स के अंडर, उस प्रोग्राम के अंडर हम पे पॉलिसी उन्होंने थोपी ना, वॉशिंगटन कंसेंसस हम पे थोपा गया। फिर साइबर वेलफेयर एंड डिजिटल सर्वेलांस, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि बहुत सारे जो है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो है रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जैसे 2020 में एम्स में अटैक हुआ, 2022 में, है ना, जो एक पावर ग्रिड था, मुंबई पावर ग्रिड, उस पर अटैक हुआ, वो डिसरप्ट कर दिया। तो साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर सोवरेनिटी है, वो एक नया चैलेंज बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। सो यस सर। दिस इज अबाउट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोवरेनिटी। एक मिनट, इसमें मैं ओवर करता हूँ इसको, है ना, क्लोज करता हूँ।